गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए छात्रों, पिछले वीडियो में अपन ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मीनिंग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के गुण दोष, लाभ हानि और उसके इम्पोर्टेंस पर आपको चर्चा की थी। उसमें बताया गया था कि अंतर क्षेत्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों पृथक अवधारणाएं हैं या दोनों एक अवधारणा है, दोनों के लिए पृथक सिद्धांत की जरूरत है या दोनों के लिए एक ही सिद्धांत की आवश्यकता है। उसमें हमने असमानता और समानता दोनों पक्षों को लेकर इस बात को स्पष्ट किया था कि अंतर क्षेत्रीय व्यापार की विशेष दशा ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निर्माण करती है। आज के हमारे इस वीडियो में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपका अगला टॉपिक है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांतों में आज हम चर्चा करेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रतिष्ठित सिद्धांत, क्लासिकल थियरी। सबसे पहले अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वणिकवादी और संरक्षणवाद की जो व्यवस्था थी उसको नकारते हुए प्रकृतिवादी विचारधारा का समर्थन किया। रोको मत जाने दो, इस विचारधारा से पोषित हस्तक्षेप की जो नीति थी उसको अपनाया और उसमें स्वतंत्र व्यापार की नीति का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तहत यदि स्वतंत्र व्यापार की नीति को अपनाया जाएगा तो उससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनेक लाभों का हमें फायदा मिलेगा। यद्यपि आगे जाकर प्रोफेसर डेविड ह्यूम, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट रहे हैं, उनकी पुस्तक द पॉलिटिकल डिस्कोर्सेस में उन्होंने माना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रतिष्ठित सिद्धांत है उसका वास्तविक जो जन्मदाता है वो एडम स्मिथ है। लेकिन आगे जब हम सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें यह स्पष्ट होता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो वैज्ञानिक और क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुतिकरण जो किया है वो डेविड रिकार्डो ने किया है। डेविड रिकार्डो ने आगे जाकर तुलनात्मक लागत सिद्धांत के द्वारा एडम स्मिथ का जो लागत निरपेक्ष सिद्धांत था उस निरपेक्ष सिद्धांत के विपरीत तुलनात्मक लागत सिद्धांत दिया और उसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्लासिकल सिद्धांत का बड़े ही विस्तृत तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से उस चीज को समझाने का उन्होंने प्रयास किया है। देखिए छात्रों, यहां ध्यान रखने की बात यह है कि डेविड ह्यूम की पुस्तक हम पॉलिटिकल डिस्कोर्सेस की बात करते हैं तो उसके अंदर एडम स्मिथ का जो निरपेक्ष लागत सिद्धांत है उसको क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का जनक माना गया है। लेकिन आगे जाकर लेसर की बात करें, सेलिगमैन की बात करें, टेंसले ने माना है, लेकिन आगे जाकर इन्होंने इस सिद्धांत का वास्तविक प्रतिपादक डेविड रिकार्डो को स्वीकार किया है। इसलिए हम यहां कह सकते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत है, प्रतिष्ठित सिद्धांत है, उसका वास्तविक जन्मदाता जो है वो डेविड रिकार्डो है। अब हम जो क्लासिकल थियरी है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की, इस थियरी को तीन भागों में अलग अलग तरीके से हम बांटेंगे। तीन सिद्धांतों में बांटकर हम इसका अध्ययन करेंगे, जिसमें आप पहला सिद्धांत इसमें पढ़ेंगे एडम स्मिथ का लागत निरपेक्ष सिद्धांत। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे डेविड रिकार्डो का लागत सापेक्ष अंतर सिद्धांत या तुलनात्मक लागत सिद्धांत, और तीसरा आपको इसमें पढ़ना है जेएस मिल का प्रतिपूरक मांग सिद्धांत। तो छात्रों, तीन क्लासिकल थियरी में तीन सिद्धांत बनते हैं। पहला सिद्धांत मैंने आपको बताया डेविड रिकार्डो का निरपेक्ष, डेविड रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत, एडम स्मिथ का निरपेक्ष लागत सिद्धांत और जेएस मिल का प्रतिपूरक मांग सिद्धांत। तीनों थियरी को आपको अलग अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से यदि हम बात करते हैं यहां पर, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से हमारा डेविड रिकार्डो का जो लागत तुलनात्मक जो सिद्धांत है या लागत का जो सापेक्ष सिद्धांत है वो ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यह तीन प्रकार के सिद्धांतों की व्याख्या हम करेंगे। इसके बाद हम आगे इसमें देखते हैं आगे इसमें एडम स्मिथ का जो लागत निरपेक्ष अंतर सिद्धांत है इसको आपको समझना है। निरपेक्ष लागत और सापेक्ष लागत का मतलब क्या होता है? निरपेक्ष लागत का मतलब होता है दोनों पक्षों में समान रूप से साधनों का होना और उसके आधार पर लागत के अंतर को देखना।
फॉर एग्जाम्पल जैसे हम दो देशों की बात करेंगे इसमें आगे जाकर, भारत और पाकिस्तान है, भारत और अमेरिका है, भारत और चाइना है। भारत और चाइना में भी जो श्रम लागत है वो 15 घंटे है और भारत में भी वो श्रम लागत 15 घंटे है। इसका मतलब जब हम दोनों की बराबर समानताओं को देखते हैं, उसमें अंतर करेंगे लागत का, तो वो निरपेक्ष लागत सिद्धांत कहलाता है। जब दोनों में श्रम साधन की असमानता है, एक देश में श्रम का जो साधन है बहुत अधिक मात्रा में, एक देश में श्रम का साधन बहुत कम मात्रा में है, तो हम वहां पर उसका जब अंतर करते हैं तो वो आपका सापेक्ष लागत या तुलनात्मक लागत सिद्धांत बनता है। तो एडम स्मिथ का सिद्धांत जो है, ये एडम स्मिथ का सिद्धांत एक स्वतंत्र व्यापार की नीति के समर्थन करता है। उन्होंने इस व्यापार के लिए श्रम विभाजन का तर्क दिया है। अब छात्रों यहां आपको समझना होगा श्रम विभाजन क्या है। श्रम विभाजन का मतलब होता है शुद्ध रूप से दो देशों में किसी काम को करने में कई देश का श्रम जो होता है वो विशिष्ट तरीके से उस काम को कर लेता है, दूसरे देश का जो श्रम होता है वो अलग तरीके से उस काम को करता है। तो कहने का मतलब एक देश का श्रम उस काम को करने में कम लागत को लगाता है या कम समय में उस चीज को कर रहा है, और दूसरे देश का श्रम तुलनात्मक रूप से ज्यादा लागत ले रहा है, ज्यादा समय उसमें लगा रहा है, तो यहां विशिष्टीकरण की स्थिति पैदा होती है। तो श्रम विभाजन का सिद्धांत विशिष्टीकरण की नीति को प्राप्त करता है। इस संदर्भ में प्रोफेसर एडम स्मिथ ये कहते हैं कि एक समझदार व्यक्ति को वे वस्तुएं अपने घर में नहीं बनानी चाहिए जो वस्तुएं उसे बाजार में कम दाम पर मिल जाएं। कहने का मतलब यह है कि जो वस्तु में बाजार में बनी बनाई कम पैसे में मिल रही है और उसका निर्माण यदि हम अपने घर में कर रहे हैं और ज्यादा लागत लगा रहे हैं तो ये हमारी मूर्खता होगी, इससे हमें लाभ नहीं होगा। तो हमें विशिष्टीकरण का फायदा अपनाना चाहिए, विशिष्टीकरण का लाभ उठाना चाहिए, और उसमें क्या करना होगा, जिस वस्तु को हम अच्छे तरीके से बना सकें उसको हम अपने देश में बनाएं, अपने संसाधन से बनाएं। जिस वस्तु को हम ज्यादा समय में ज्यादा लागत में बना रहे हैं उसको हम अपने देश में नहीं बनाएं। तो यहां उसका हमें फायदा उठाकर, विशिष्टीकरण का लाभ उठाकर हमें सिद्धांत, निरपेक्ष लागत का जो सिद्धांत है, इससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लाभ प्राप्त करने चाहिए। अब हम यदि इसमें आगे बात करें, यह सिद्धांत या इस सिद्धांत के अनुसार दो देश के मध्य व्यापार तभी संभव है जब एक देश एक वस्तु को निरपेक्ष रूप से दूसरे देश की तुलना में कम लागत पर उत्पादित करे और दूसरा देश उसमें हानि का सामना करे। मतलब दो वस्तुओं की यदि बात की गई है, एक वस्तु के उत्पादन में हम लाभ को प्राप्त करें और दूसरी वस्तु के उत्पादन में हम हानि को प्राप्त करें, तब तो दो देशों के बीच में व्यापार संभव है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर दो देशों के बीच में व्यापार संभव नहीं होगा। तो यहां एक देश दो वस्तुओं में से एक वस्तु को दूसरे की तुलना में निरपेक्ष रूप से कम लागत पर उत्पादित कर सकता है। एडम स्मिथ के अनुसार प्रत्येक देश उस वस्तु का निर्यात करेगा जिसके उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त हो, तथा उस वस्तु का आयात करेगा जिसके उत्पादन में निरपेक्ष रूप से हानि प्राप्त हो। सिद्धांत का स्पष्टीकरण के लिए एडम स्मिथ ने दो देश दो वस्तु 2x2 का मॉडल लिया है और उसके माध्यम से समझाने की कोशिश की है कि हमारे पास दो देश और दो वस्तु हैं, उत्पादन का साधन एक है श्रम, और हम किस प्रकार से वस्तु का उत्पादन यहां करके इस सिद्धांत को समझाते हैं। तो छात्रों यहां ये तालिका आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है, इस तालिका को आप समझने की कोशिश करिएगा। यहां इस तालिका में हमने दो देश लिए हैं, भारत और पाकिस्तान, और दो वस्तु की बात की गई है, कपास और जूट, और दोनों देशों के पास कुल समय या कुल श्रम की जो इकाई है वो 15-15 घंटे है। भारत के पास भी श्रम की इकाई 15 घंटे है, पाकिस्तान के पास भी श्रम की इकाई 15 घंटे है। यदि दोनों देश व्यापार नहीं करते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का निरपेक्ष लाभ नहीं उठाते हैं या विशिष्टीकरण श्रम विभाजन के फायदे नहीं उठाते हैं, तो वो क्या करेंगे, इन 15 घंटों में से दोनों वस्तुओं को उत्पादित करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं तालिका के अनुसार कि इन 15 घंटों में से कपास की एक इकाई भारत के द्वारा 5 घंटे में उत्पादित की जाती है। कपास की एक इकाई भारत के द्वारा 5 घंटे में उत्पादित की जाती है और जूट की एक इकाई भारत में 10 घंटे में उत्पादित की जाती है। इसका मतलब ये हुआ भारत के पास जो कुल श्रम है उसका एक इकाई कपास उत्पादित करने में भारत कपास के लिए 5 घंटे दे रहा है और जूट की एक इकाई उत्पादित करने के लिए भारत कितना दे रहा है, 10 घंटे दे रहा है। इसी प्रकार पाकिस्तान जो है वो कपास की एक इकाई उत्पादित करने के लिए 10 घंटे दे रहा है और जूट की एक इकाई उत्पादित करने के लिए 5 घंटे दे रहा है। तो तालिका से यह स्पष्ट हो रहा है कि भारत कपास के उत्पादन में विशिष्टीकरण को प्राप्त कर रहा है और पाकिस्तान जो है वो जूट के उत्पादन में
विशिष्टीकरण को प्राप्त कर रहा है, क्योंकि भारत कम समय में 1 इकाई कपास की उत्पादित कर रहा है, पाकिस्तान कम समय में 1 इकाई जूट की उत्पादित कर रहा है। तो यहां दोनों के विशिष्टीकरण की जब हम बात करेंगे तो भारत ने कपास में विशिष्टीकरण को प्राप्त किया है और पाकिस्तान ने जूट में विशिष्टीकरण को प्राप्त किया है। तो ऐसी स्थिति में भारत को अपना सारा श्रम कपास के उत्पादन में लगाना चाहिए और पाकिस्तान को अपना सारा श्रम जूट के उत्पादन में लगाना चाहिए। भारत अतिरिक्त कपास का जो उत्पादन करेगा उसका निर्यात करके जूट को क्या करेगा, आयात कर लेगा, और पाकिस्तान जो अतिरिक्त जूट का उत्पादन कर रहा है उसको निर्यात करके कपास को क्या कर लेगा, वो आयात कर लेगा। तो कहने का मतलब प्रति इकाई जो लागत इसमें आ रही है, भारत में कपास की 1/5.2 आ रही है, जूट की 1/10.1 आ रही है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम कंपेयर करते हैं तो ये आगे जाकर जो इसमें समीकरण या इस ब्लॉक के माध्यम से बताया गया है कि भारत में 0.2 कपास इकाई अपॉन पाकिस्तान में 0.1 कपास इकाई, ये ग्रेटर देन, ये अनुपात ज्यादा बन रहा है, भारत में 0.1 इकाई जूट और पाकिस्तान में 0.2 इकाई। कहने का मतलब यदि हम यहां से कंपेयर करते हैं दोनों चीजों को तो 2/1 ग्रेटर देन 1/2 ये स्थिति बन रही है। इस प्रकार भारत को कपास के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त करके कपास का निर्यात करना चाहिए, जबकि जूट के उत्पादन में भारत को निरपेक्ष हानि है, अतः उसको पाकिस्तान से जूट क्या करना चाहिए, आयात करना चाहिए। उपयुक्त लागत संरचना के आधार पर दोनों देशों में दोनों वस्तुओं का घरेलू मूल्य अनुपात ज्ञात किया जा सकता है। जैसे भारत में कपास की 1 इकाई बराबर जूट की 1/2 इकाई। जिस समय में भारत में कपास की 1 इकाई बनेगी उस समय में भारत जूट की आधी इकाई बना पाएगा, और पाकिस्तान में 1 इकाई कपास के बदले जूट की कितनी इकाई कपास बनेगी, 2 इकाई कपास बनेगी। तो इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि पाकिस्तान जो है वो विशिष्टीकरण की स्थिति जूट को प्राप्त कर रहा है और भारत जो है वो विशिष्टीकरण की स्थिति कपास को प्राप्त कर रहा है। हम आगे तालिका इसमें समझाई गई है और इसमें यह बताया गया है कि यदि हम विशिष्टीकरण को प्राप्त करते हैं तो क्या दशा बनती है, और यदि हम विशिष्टीकरण को प्राप्त नहीं करते हैं तो क्या दशा बनती है। तो दोनों का कंपेयर किया गया है। देखिए छात्रों, यहां आप ध्यान देंगे कि विशिष्टीकरण से पूर्व की स्थिति बताई गई है और विशिष्टीकरण से बाद की स्थिति बताई गई है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम विशिष्टीकरण से पूर्व की स्थिति को देखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं कर रहे हैं और अपना जितना भी श्रम है उससे दोनों वस्तु खुद बना रहे हैं। और विशिष्टीकरण को यदि अपन प्राप्त करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हुए हमारे श्रम का हम नियोजन कर रहे हैं और जिसमें हम विशिष्टीकरण को प्राप्त कर रहे हैं उसका उत्पादन कर रहे हैं और दूसरी वस्तु को हम क्या कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं। तो तालिका में यही बताया गया है कि भारत यदि विशिष्टीकरण से पूर्व अपने श्रम को इनके उत्पादन में लगाता है तो 1 इकाई कपास की और 1 इकाई जूट की बना पाएगा। इसी प्रकार पाकिस्तान भी 1 इकाई कपास की और 1 इकाई जूट की बना पाएगा। कुल मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में या घरेलू व्यापार में 2 इकाई कपास और 2 इकाई जूट ही बन पाएगी जब आपने विशिष्टीकरण को प्राप्त नहीं किया है। अब यदि आप विशिष्टीकरण को प्राप्त कर लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्राप्त कर लेते हैं, भारत कपास में विशिष्टीकरण को प्राप्त कर रहा है, तो इसलिए भारत अपने संपूर्ण साधनों को 15 घंटे जो भारत के पास है उसको संपूर्ण को किस पे लगा दे, कपास पे लगा दे। तो 1 इकाई बनाने में 5 घंटे लग रहे हैं भारत के अंदर, तो 15 घंटे में कितनी बनेगी, 3 इकाई बन जाएंगी भारत के अंदर। उसी प्रकार भारत जो है वो जूट का उत्पादन नहीं करेगा, पाकिस्तान जो है कपास का उत्पादन नहीं करेगा, क्योंकि वो कपास के उत्पादन में विशिष्टीकरण को प्राप्त नहीं है, वो जूट के उत्पादन में विशिष्टीकरण को प्राप्त कर रहा है, तो वो जूट का उत्पादन करेगा। तो 3 इकाई पाकिस्तान जो अपना संपूर्ण श्रम से जूट की बनाएगा और 3 इकाई भारत अपने संपूर्ण श्रम से कपास की बनाएगा। अब यहां कुल मिलाकर 6 इकाई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जूट और कपास की बन रही है विशिष्टीकरण को अपनाने के बाद। और यदि हम विशिष्टीकरण को नहीं अपनाते हैं तो केवल 4 इकाई कपास और जूट की बन पाती है। तो विशिष्टीकरण को अपनाने से दोनों देशों को 2 इकाई का लाभ हो रहा है और ये 2 इकाई जो है ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ में विशिष्टीकरण के कारण उत्पन्न हो रहा है। तो कुल मिलाकर छात्रों ये ध्यान देने वाली बात ये है कि यदि हम एडम स्मिथ के निरपेक्ष लागत सिद्धांत की बात करें तो एडम स्मिथ का निरपेक्ष लागत जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि 2 देशों में व्यापार तभी हो सकता है जब उनके जो संसाधन है, उत्पादन करने के जो साधन है वो समान मात्रा में हो और दोनों देश निरपेक्ष रूप से एक दूसरी वस्तु के संदर्भ में लाभ और हानि को प्राप्त करें। यदि हम एक वस्तु के उत्पादन में लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो दूसरी वस्तु के उत्पादन में हमें क्या मिलनी चाहिए, हानि मिलनी चाहिए। और इसी प्रकार यदि हम
दूसरी वस्तु के उत्पादन में हानि प्राप्त कर रहे हैं तो पहले में हमें लाभ मिलना चाहिए, ऐसे दूसरे देश में होना चाहिए, तब जाकर अंतरराष्ट्रीय व्यापार का निरपेक्ष लागत सिद्धांत हो सकता है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर हम इस प्रकार का अंतरराष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत नहीं बना सकते। तो कहने का मतलब यहां यह है कि एडम स्मिथ का जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का निरपेक्ष लागत सिद्धांत है वो दो देशों के बीच में निरपेक्ष लागत पर बल दे रहा है, श्रम विभाजन का तर्क दे रहा है, विशिष्टीकरण की बात कर रहा है। लेकिन आगे जाकर प्रोफेसर डेविड रिकार्डो जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रतिष्ठित सिद्धांत के वास्तविक जन्मदाता हैं, वो एडम स्मिथ के निरपेक्ष लागत सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते हैं और कुछ आलोचनाएं करते हैं। वो कहते हैं कि दो देशों के बीच में लागत का अंतर निरपेक्ष नहीं हो सकता, उनमें समानताएं नहीं हो सकती। आज जिस प्रकार दो देशों की प्रकृति बनती है वो अलग अलग हैं। कहने का मतलब किसी देश में श्रम या पूंजी की मात्रा ज्यादा है, किसी देश में कम है। दोनों में यदि हम अमेरिका और भारत के आज कंपेयर करें, जो हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार को संपन्न बना रहे हैं, तो हम कहें कि जितना श्रम भारत में उतना अमेरिका में, उतनी पूंजी अमेरिका में जितनी भारत में, तो ये ठीक नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति नहीं बनती है निरपेक्ष लागत। इसलिए आगे जाकर डेविड रिकार्डो तुलनात्मक लागत की बात करता है। इसके अलावा एडम स्मिथ ने जो दो वस्तुओं की बात की गई है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में दो वस्तुओं का व्यापार किया जाएगा, एक में आपको लाभ होगा, एक में हानि होगा, तो ये जो बात कर रहे हैं हम, ये भी थोड़ा सा गैर तार्किक लगती है, क्योंकि आज जो व्यापार है वो बहुपक्षीय है, केवल दो देशों का ही नहीं है, दो वस्तुओं का ही नहीं है, बहुत सारी वस्तुओं का हम व्यापार करते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं होता है कि हम एक वस्तु के संदर्भ में लाभ प्राप्त करें, दूसरी के संदर्भ में हानि, हम दोनों वस्तुओं के संदर्भ में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह की कुछ बातें हैं, इनको यदि हम ध्यान में रखते हैं तो एडम स्मिथ का ये जो निरपेक्ष लागत सिद्धांत है ये ज्यादा सार्थक सिद्ध नहीं होता है। इसलिए आगे जाकर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डेविड रिकार्डो का जो सिद्धांत है तुलनात्मक लागत सिद्धांत, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और उसको बताएंगे आपको कि निरपेक्ष लागत सिद्धांत पर क्या क्या सुधार डेविड रिकार्डो ने किया है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार की क्लासिकल मॉडल में एक नया, नूतन और एक अच्छा सिद्धांत प्रस्तुत किया है जो हमारे अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए सार्थक सिद्ध हो रहा है। धन्यवाद छात्रों। अब अगले वीडियो में अपन अगले